नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इस द्वीप समूह के अलग अलग हस्तियों से आपको रूबरू करवाएं, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि एक जानी मानी हस्ती को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जी हाँ, जिनका रिश्ता कई वर्षों से रेडियो और दूरदर्शन के परिवार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर सिद्धार्थ दवे जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से। नमस्कार जया जी, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान की इस पावन भूमि को, जो क्रांतिकारियों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है, और आप सभी जो दर्शक हैं वो इन सब के वंशज हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अनुग्रहित समझ रहा हूँ कि मैं आज इस भूमि पे हूँ, इस पावन धरती पे हूँ। और जो हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, जो बांग्ला भाषी दर्शक हैं, उनको सभी को मेरी तरफ से केमन आछो, नमस्कार। जो तमिल भाषी हैं उनको सभी को वणक्कम, और तेलुगु भाषियों को बागुन्नारा, और मलयालम के जो हैं उन सभी दर्शकों को एंड विशेषम नमस्कार। तो सिद्धार्थ जी, आप मुख्य भूमि से बिलोंग करते हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। जैसे आपने जया जी शुरुआत में कहा रेडियो और दूरदर्शन, तो यहाँ पे जब मैं आया स्टूडियो में तो मुझे लगा जैसे अपने ही परिवार के बीच में फिर से आना हुआ। 1998 से लगभग 2001 तक मैं बतौर उद्घोषक आकाशवाणी वडोदरा में रहा, और वहाँ पे विविध भारती का भी केंद्र रहा, और तत्पश्चात ईटीवी, इनाडू टीवी, उसमें मैं बतौर एंकर रहा। 2001-2 का समय काल रहा होगा। तो जब इस स्टूडियो प्रीमाइसेस में मैं एंटर हुआ, तब ऐसा लगा कि जैसे एक अपने ही परिवार के बीच में आ गया हूँ। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। पिताजी उस समय भारतीय वायुसेना में थे, तो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में भ्रमण हुआ, अलग अलग एरियाज में रहना हुआ। तत्पश्चात उसके बाद पिताजी आकाशवाणी दूरदर्शन में बतौर अभियंता, इंजीनियर ज्वाइन हुए, और वो इंजीनियरिंग सेक्शन में ही रहे। और तो एक ये भी एक दूसरा एक कारण है जो है वो मेरा दूरदर्शन के साथ रहा है। तो दूरदर्शन का लोगो देखते ही एक इमोशनल फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आके, दूरदर्शन केंद्र आके बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आपका अंडमान पहली बार आना हुआ, घूमने के लिए आए हैं? जी, पहली बार आया, लेकिन जैसे मैंने आपकी शुरुआत में कहा कि ये वो भूमि है जहाँ पे, जिसको एक लघु भारत, मिनी इंडिया हम कहते हैं। Absolutely. और यहाँ पे हर प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ पे भारतवासी हैं, तो लगता है कि आपको एक मिनी इंडिया में आप आ गए हैं। यहाँ की कोई एक भाषा है तो वो हिंदी भाषा है, और सभी अलग अलग, अगर आप जाएंगे बसों में भी ट्रैवल करेंगे तो एक लघु भारत की सी आपको एक फील आती है। और एक महिला कॉन्फ्रेंस की वजह से यहाँ आना हुआ, और तत्पश्चात यहाँ के जो रमणीय स्थल हैं इसको देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सांप्रत समय में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात पे बहुत भार दे रहे हैं कि सभी भारतीयों को हमारे जो लोकल डेस्टिनेशंस हैं वो पहले देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो शहीद द्वीप है, यहाँ पे जो स्वराज द्वीप है, और आज सुबह हम लोग मणिपुर गए थे। अच्छा। और मुझे जिसको सभी अंडमान वासी, पोर्ट ब्लेयर वासी जिसको माउंट हैरियट कहते हैं, और जिसका अभी नाम सुधारा गया, जिसका नाम अभी करेक्ट किया गया, और उसको अभी हम मणिपुर के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे आपको एक ही जगह पे आपको माउंटेन भी दिखेगा, जंगल भी दिखेंगे, समुद्र तट भी दिखेगा, और प्लेन्स भी दिखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के अलावा अगर दूरदर्शन के दर्शक जो मेनलैंड से भी देख रहे हैं, उन सभी से भी मेरी ये अपील है, कृपया आप यहाँ अवश्य पधारें। तो सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने बताया, आप कई वर्षों तक रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन से जुड़े रहे हैं, तो अब ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं? जी, अब सूरत में रहना है, और मीडिया के बाद एक एकेडमिक्स के साथ मेरा जुड़ाव रहा। तो 2002 से 4 तक मैं IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है, वहाँ पे मैं एकेडमिक एसोसिएट था बिजनेस कम्युनिकेशंस एरिया में।
और उसके बाद एक लंबे समय तक मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। और जब सुनामी आया और उसके पहले गुजरात में जो कच्छ में अर्थक्वेक आया था, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी उन्होंने एक बहुत इनोवेटिव कार्यक्रम शुरू किया था जिसको वो कहते थे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। यानी कि समुदाय को ही एक तैयारी रखनी है किसी भी तरह की आपदा आए उसके लिए। तो इसकी शुरुआत गुजरात से हुई क्योंकि गुजरात में कच्छ का अर्थक्वेक आ गया था। जब 2004 में सुनामी आया उसके बाद मैं श्रीलंका में मैंने काम किया और श्रीलंका में रहते हुए समग्र जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे इसी विषय को आगे लेके संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो है मेरा काम रहा। यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी है टोक्यो में, तो वहाँ पे मैं फेलोशिप पे रहा। यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी है उसकी जो ILI है इंटरनेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट अम्मान में, जॉर्डन में, तो वहाँ पे भी मैं 2006 और 2008 में रहा। और काफ़ी मेरा काम रहा इज़राइल में, पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी काफ़ी मेरा काम रहा। और इज़राइल के साथ पिछले 2 दशकों का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। और आज ही मैं कहीं जा रहा था और देखा कि इज़राइली जो प्रवासी हैं उनमें भी अंडमान जो है बहुत ही उनका एक पसंदीदा एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो तत्पश्चात मैं पढ़ाई के लिए PhD के लिए US में गया और वहाँ से आने के बाद गुजरात सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय उसमें बतौर जनरल मैनेजर जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उस कार्यक्रम में मैं जनरल मैनेजर रहा। और उसके बाद दिल्ली जाना हुआ। जहाँ पे एज लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर हैं उनका एक लोकसभा रिसर्च ऑफिसर या लोकसभा रिसर्च फेलो की तरह काम करना हुआ। तो ये एक कुल मिला के जर्नी रही है। अब हम गुजरात में हैं और वहाँ पे मार्क सक्सेस प्राइवेट लिमिटेड कि जो बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, जो बच्चे विदेश में पढ़ना जाना चाहते हैं, अब तो एवेन्यूज़ इतने ओपन हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था कि जो पोर्ट ब्लेयर के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि क्यों हम चेन्नई जाके पढ़ें या हैदराबाद में जाके पढ़ें या कलकत्ता में जाके पढ़ें। तो मुझे उस समय यही प्रश्न हुआ कि क्यों बच्चे अपने आप को सीमित कर रहे हैं। कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद अच्छी जगह है, बट आप बच्चों के लिए, युवाओं के लिए देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। तो आप जैसे गुजरात के बहुत बच्चे जो हैं वो कनाडा जाते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो भी अब जा सकते हैं जी। तो ये सब संभव है। मैं खुद US में पढ़ा हूँ। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी उनके लिए ये जो जैसे मैंने बताया स्काई इज द लिमिट, तो वो भी इस एवेन्यूज़ को अचीव कर सकते हैं। और अपना जो जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं, गुजराती की एक कहावत है, निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान। मतलब आप निशान जो है, आपका निशाना है वो हमेशा आपका ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। भले आप उसको चूक जाए बट निशाना आपका हमेशा ऊंचा होना चाहिए। तो हमने सुना है कि आपने कई वर्षों तक जो है आकाशवाणी में एज ए उद्घोषक कार्यरत रहे। जी। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बहुत अलग समय था जया जी। उस समय स्पूल्स आते थे और उस स्पूल का उपयोग हम करते थे आकाशवाणी में, और सब काम मैकेनिकली होता था और उस पे टेप, एक मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी, उसको मिटाने के लिए भी एक सिस्टम हुआ करता था जिसके ऊपर अगर आप रख देते हैं तो मैग्नेटिक टेप पूरी इरेज हो जाती है। वो समय 98, 99, 2000 का, और अब पूरा डिजिटल युग हो गया है। नए नए FM चैनल्स उस समय भारत में आ रहे थे, तो वहाँ से लेकर अब तक का युग बदला है। बट जो बॉटम लाइन है, जो कम्युनिकेशन है, और जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आया है, बट कम्युनिकेशन यानी कि हम अपनी बात को हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा पाएं, वो जो है वो हमेशा सनातन रहेगा, वो हमेशा चिरंतन रहेगा, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा जी। खास मकसद जो हमारा है कि दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना। Absolutely. जैसे कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हर रविवार जो ये आता है मन की बात, कहीं आखिरी रविवार जो आता है, कहीं ना कहीं उसका मकसद भी यही होता है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा बोले गए शब्दों को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसका एक सबसे अच्छा माध्यम हमारा प्रसार भारती, हमारा आकाशवाणी है। बिल्कुल।
तो मुझे लगता है कि आप भी बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करते होंगे कि आप एक उद्घोषक रह चुके हैं। तो चलिए, ये तो हो गई उद्घोषिका की बात। तो अब हम जानना चाहेंगे कि दूरदर्शन और कई सारे चैनल्स पर भी आपने एज ए एंकर काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, आपने जब मन की बात बताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर महीने के आखिरी रविवार को ये कार्यक्रम होता है, और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समग्र भारतवर्ष में कोने कोने तक आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, उसके माध्यम से कोने कोने तक हमारे जो सभी के, जिसको हम गुजराती में लोक लाडीला, यानी कि सभी के चाहते प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो मन की बात है वो हम कोने कोने तक पहुंचाते हैं। बट जैसे आपने प्रश्न किया जया जी, मेरा एक काल था जब मैं ईटीवी में था बतौर उद्घोषक, बतौर एंकर, न्यूज़ एंकर, और वो प्राइवेट चैनल एक रही थी, और वहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ एक साक्षात्कार करने का अवसर मिला। कई म्यूजिशियंस हैं, नौशाद हैं, ऐसी सब हस्तियों के साथ भी मिलना, उनके साथ साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। आज टेबल्स हैव बीन टर्न डाउन और अब मैं एक सामने आपके सामने बैठा हूँ, अलग टेबल पे बैठा हूँ। तो कुल मिला के एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। बट अब फॉरेन पॉलिसी पे, विदेश नीति पे मैं लिखता हूँ, टीवी डिबेट्स में मैं आता हूँ, तो वो तो अब यूँ हो गया है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर अगर आप टीवी स्टूडियो में नहीं हैं फिर भी आप स्काइप के माध्यम से जुड़ते हैं। वो एक समय था जब ओबी वैन्स हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा सा एक विशाल एक काफिला लेके हम जाया करते थे। अब टीवी रिपोर्टर्स एक छोटी सी बैग में अपना पूरा यूनिट लेके आते हैं और वहीं से वो रिकॉर्ड करते हैं, वहीं से सैटेलाइट या फिर ब्रॉडबैंड या उसी के थ्रू आप वो टेलीकास्ट उनका जो है डायरेक्टली लाइव हो, तभी भी वो एक छोटा सा एक उनका एपरेटस रहता है, 3G फ़ोन या 4G फ़ोन के साथ वो कनेक्ट करके वो डायरेक्ट अपलिंक कर देते हैं। तो समय बदला है और समय के साथ साथ चीज़ें छोटी हुई हैं। वो ओबी वैन था और अब इतने से एक छोटे से बैग में सब कुछ समा जाता है। बट दूरदर्शन जो है वो दूरदर्शन है, आकाशवाणी जो है वो जन जन की वाणी है और रहेगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप यूथ्स की बात करते हैं, तो भविष्य में आगे जाकर आप हमारे देश के बच्चों को, यंग जनरेशन को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, अंडमान द्वीप के बच्चे जो हैं, निकोबार में, अंडमान निकोबार में जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप में लिमिटलेस पोटेंशियल्स हैं, आप में इतनी सब पोटेंशियल्स हैं। और दूसरी बात जो अगेन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि आप बड़ा सोचिए, थिंक बिग। और उनका एक वाकया है, वो उन्होंने मीडिया में भी कई बार कहा है। तो वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, वो प्रचारक थे, और बतौर प्रचारक वो कहीं जा रहे थे रेलवे स्टेशन पे, और उन्होंने एक भिक्षुक को देखा और वो भिक्षुक इस तरह से कुछ एक्शन कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप ये क्या एक्शन कर रहे हैं? तो भिक्षुक ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं इस समय देख रहा हूँ, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरे सामने रोटी पड़ी है और थोड़ा सा ये नमक है, मैं रोटी और नमक साथ में मिला के खा रहा हूँ। तो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई, अगर तुझे सोचना ही है तो तू क्यों रोटी और नमक सोच रहा है? थिंक बिग, तू बड़ा सोच, तो सोच कि तू 56 भोग खा रहा है। अच्छा। और अपने ये एक कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था कि युवाओं से उन्होंने जो एक अपील की थी वो यही की थी कि आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। और क्योंकि जैसे अब जब मैंने आपको बताया कि चीज़ें जो हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो सीमित हो चुकी हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि जो हमारे अंडमान द्वीप के जो युवा हैं, अब तो आप एक मोबाइल के माध्यम से भी आप पत्रकार बन सकते हैं। जी जी। आपका जो ये छोटा सा टापू है ये इतना रमणीय है, ये इतना यूनिक है, क्यों ना आप यहाँ की सब बातें जो हैं, जो इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो आप यूट्यूब के माध्यम से और अलग अलग जितने भी माध्यम हैं उनके माध्यम से आप देश विदेश तक पहुँचाएं। आपका आवश्यकता क्या है? आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और वो सोच होनी चाहिए कि मैं अपनी इस चीज को, अपनी इस बात को जो है वो एक बड़े फलक पे बड़े लोगों तक पहुंचा सकूं।
तो कहने का तात्पर्य यही है जया जी कि युवाओं को जो है अपने एक सीमित दायरे से बाहर निकल के अपनी जो जो उनका जो विजन है, वो एक होराइजन जो है उसको एक बड़ा करना होगा जी। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि क्यों बच्चा सोचता है कि मैं कलकत्ता जाके पढ़ाई करूं, चेन्नई जाके पढ़ाई करूं, क्यों विदेश में नहीं जाके पढ़ाई करना चाहता। और मैं उसी समय, जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल का भी कैसे हुआ। आई वॉज डूइंग मास्टर्स, मैं अपना मास्टर्स कर रहा था कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में। ये 2 साल का कोर्स होता है और 1 साल के बाद आपको समर इंटर्नशिप में कहीं जाना होता है। ये उस समय का समय था जब सहारा न्यूज़, स्टार न्यूज़ और जी न्यूज़ जैसे कुछ चैनल्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। अच्छा। तो कुछ मेरे जो सहपाठी थे वो उन्होंने सोचा कि मैं लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे इंटर्नशिप करता हूँ। कुछ और सहपाठी थे, उन्होंने सोचा कि चलिए मैं दिल्ली जाता हूँ और इन सब चैनल्स में करता हूँ। मैंने सोचा कुछ बड़ा करते हैं। अच्छा। और तब ये 2000 की बात बता रहा हूँ, जब फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। जो यंग दर्शक हैं उनको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, 1.44 MB उसकी कैपेसिटी हुआ करती थी फ्लॉपी डिस्क की। अच्छा। 1.44 MB। तो उसमें मैंने अपना सारा असाइनमेंट्स डाला और जितने भी CNN, BBC वेबसाइट्स वगैरह को मैं मेल करता था। और ये करते 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 मैं इजराइल में एक किबुत्स प्रोग्राम सेंटर है, उसके बारे में मुझे जानने मिला और तब मैंने अपना इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप इजराइल में किया और उसने मेरे जीवन की दिशा बदल डाली। और तब से लेकर अब तक इजराइल के साथ एक घनिष्ठ संबंध रहा है। इजराइल भी कुछ हद तक अंडमान जैसा ही एक छोटा सा देश है। मैं ज्योग्राफिकल उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। अंडमान तो भारत का ही अंग है, बट उसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन होगी, आप समझ लीजिए 80 लाख। अंडमान की भी जो है वो 8-1 लाख पॉपुलेशन है। बट उस देखिए सीमा जो है वो पॉपुलेशन की नहीं होती है। बिल्कुल। छोटी सी पॉपुलेशन है वो भी चमत्कार कर सकती हैं। जी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि थिंक बिग, आप बड़ा सोचिए। और वहाँ से फिर इजराइल के साथ जो संबंध रहा, उसके बाद एक विदेश नीति पे मेरा अध्ययन शुरू हुआ, फॉरेन पॉलिसी पे अध्ययन शुरू हुआ और ईश्वर की कृपा से UN जैसी अलग अलग संस्थाओं में काम करने का अवसर मिला, विदेश में घूमने का अवसर मिला। 2 बार मैं पाकिस्तान गया हूँ ऑफिशियल विजिट्स पे। उसके अलावा श्रीलंका मैंने काम किया 2 साल 2 वर्षों तक। अलग अलग 18 कंट्रीज़ में रहने का अवसर मिला। जी। तो कुल मिला के ये मेरा एक अनुभव रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने देश विदेश का दौरा किया है, इतनी जगह पर आप घूमे हैं, तो ये हमारा छोटा सा अंडमान है जहाँ पर आपने पहली बार विज़िट किया है मुझे लगता है। तो अगर टूरिज़्म की बात कहें तो क्या लगता है आपको इसमें और क्या बढ़ोतरी हो सकती है या क्या किया जा सकता है इसमें? देखिए बेस्ट चीज़ ये है कि जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और आने वाले समय में मैं ये फोर्सी कर पा रहा हूँ कि विल हैव कनेक्टिंग फ्लाइट्स विद मलेशिया, विद थाईलैंड। तो हो सकता है कि कुछ जो भारतीय पर्यटक हैं वो यहाँ उतरे और यहाँ से फिर मलेशियन पोर्ट्स हैं, मलेशियन एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी वो जा सकेंगे। यहाँ की खूबसूरती को देश विदेश में कैसे पहुँचाया जाए, ये चीज़ें जो हैं जो बहुत यूनिक है। यहाँ के जो पेडॉक पेड़ हैं, यहाँ का जो स्टेट बर्ड है पिजन, वो एक यूनिक बर्ड है। तो इसकी बात हम जन जन तक, देश विदेश तक कैसे पहुँचाएं? बहुत छोटा सा एक अटेम्प्ट हो सकता है। यूट्यूब के माध्यम से एक बच्चा भी उसको लेके डॉक्यूमेंट कर सकता है, अपने चैनल बना सकता है। और मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी में रहते हुए भी अगर हम एक विश्व फलक तक इसको पहुंचाएं। नेकलेस रोड इतना ब्यूटीफुल रोड है और सबसे आई थिंक USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर अंडमान वुड बी इट्स पीपल। जो यहाँ के लोग हैं इतने लविंग हैं, इतने वेलकमिंग हैं। तो ये इसकी एक सभ्यता का, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये जो लोग हैं ये ऐसी पार्श्वभूमिका से आते हैं, इनके जो फोर फादर्स रहे हैं वो उन्होंने संघर्ष किया है, अथाग संघर्ष किया है। और इसके बावजूद भी ये जो लोग हैं इनमें वो सरलता है, इनमें वो सहजता है, इनमें वो एक टूरिस्ट को या कोई भी आउटसाइडर आ रहा है उसको अपनाने की, उसको वेलकम करने की एक भावना है। तो इसको सलाम। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में अंडमान वुड बी द ज्वेल ऑफ भारत। ये अभी भी भारत का एक अमूल्य
एक ज्वेल है, जी। लेकिन आने वाले वर्षों में मैं समझता हूं कि अंडमान और निकोबार हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। जी, हमारे प्राचीन सभ्यता में भी कहा गया है ना कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि होते हैं उन्हें भगवान के समान आदर दिया जाना चाहिए। तो आप इस अंडमान में आए। हमारे अंडमान को छोटा सा मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि हर तरह की जाति के लोग, धर्म के लोग एक समान रहते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है? जैसे मैंने बताया कि ये बहुत यूनिक चीज़ है। जी। आप अगर बिहार जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे लिट्टी चोखा खाने मिलेगा। हाँ। आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ की वानगियाँ मिलेगी। आप बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जाएंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ का खान पान मिलेगा। लेकिन अंडमान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जी। एक ही जोग्राफिकल लोकेशन में मिल जाएगी। बिल्कुल। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ का लोकल फूड क्या है, तो यहाँ का लोकल फूड जो है वो बांग्ला भाषियों का फूड है, वो तमिल भाषियों का फूड है, तेलुगु भाषियों का फूड है, मलयालम भाषियों का फूड है। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे बाटी चोखा, लिट्टी चोखा से लेकर दाल बाटी सब कुछ मिलेगा। जी। तो सही मायने में ये मिनी भारत है और बिल्कुल। यही इसकी विशेषता है। जी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी ओर से उनको क्या संदेश जाना चाहिए? दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के सभी दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपने इस पावन भूमि पे जन्म लिया है। ये वो भूमि है जो बलिदानियों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है। इस भूमि पे आपका जन्म हुआ है। ये वो भूमि है जहाँ पे सूर्यदेव, वरुण देव, वायुदेव की कृपा आप पे हमेशा रहती है। आप में निहित शक्तियों को आप पहचाने और भारत के उत्थान के लिए, अंडमान द्वीप के उत्थान के लिए और अपने परिवार के उत्थान के लिए आप जो भी कर सकें वो करें। अंडमान द्वीप को आप एनवायरमेंटली बचा के रखें। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे भी आप कहें कि जितना हो सके प्लास्टिक का उपयोग कम करें। आप ट्रीज, पेड़ जो हैं वो लगाएं और पर्यावरण का संवर्धन करें, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण है तो टूरिस्ट हैं, पर्यावरण है तो निधि यानी कि अर्थ यानी कि पैसा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पर्यावरण के साथ एक होकर जो नई सभ्यताएं आ रही, संस्कृति आ रही है, उसमें न बहते हुए आप पर्यावरण के साथ एकात्म भाव के साथ रहें। यही मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। जी। सिद्धार्थ जी, हमारे अंडमान में जो है राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल है, जो वीर शहीदों की भूमि कही जाती है। तो भारतवासियों को आप कुछ कहना चाहेंगे इस मातृभूमि के तौर पर? देखिए, जो दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के माध्यम से जो भी भारतवासी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि हर एक भारतवासी को अपने जीवन काल में एक बार सेल्युलर जेल अवश्य आना चाहिए। जिस तरह से अगर हिंदू सनातन धर्म को वो अपनाते हैं, हिंदू पंथ को वो अपनाते हैं, तो वो काशी विश्वनाथ मथुरा जाते हैं। अगर वो मुस्लिम रिलीजन को अपनाते हैं तो कहते हैं कि वो हज करने जाते हैं। क्रिश्चियंस हैं तो बेथलेहम जाते हैं। लेकिन आप भारतवासी हैं तो आप भारतवासी हैं, तो आपके लिए, अगर आप भारतवासी हैं, एक बार सेल्युलर जेल का विजिट मस्ट है। तो सिद्धार्थ जी, आपके साथ बातचीत करके मुझे लगता है कि मैं भी कृतज्ञ हो चुकी हूँ और मुझे भी बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है आज कि मैंने इस मातृभूमि में अपने वीर शहीदों की इस धरती पर जन्म लिया है। तो आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया सिद्धार्थ जी। हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे सिद्धार्थ जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे अंडमान की खासियत को जाना और अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार हमारे साथ साझा किया। तो हमें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि हमने इस मातृभूमि में जन्म लिया है। तो चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देश आगे बढ़ सकता है, आशा एक होनी चाहिए, हित सबका एक हो, भाषा एक होनी चाहिए। अब दीजिएगा हमें इजाज़त। नमस्कार।